सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार। और हाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिख तो रही तनाव में। क्योंकि ये जो माहौल है ना, ये फरवरी से लेके जो मई जून तक का जो समय होता है, कहीं मौसम बदल रहा है उसका तनाव है, तो भाई क्योंकि उससे तबीयत बिगड़ने की संभावना होती है। वहीं परीक्षाओं का मौसम भी होता है। पहले बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, फिर छोटे बच्चों के, फिर बड़े बच्चों के, फिर कॉलेज वाले बच्चों के, तो वो जून तक यही तनाव। और इस समय तो बोर्ड की परीक्षा चल रही है बच्चों की, तो जाहिर सी बात है कि माता पिता तो तनाव में रहते ही हैं, बच्चों पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और बच्चे तनावग्रस्त होकर कई बार खान पान में गड़बड़ियां करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं, कई बार बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो उससे भी सेहत पर असर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि नींद, भरपूर नींद नहीं लेते हैं बच्चे। हमने कई बच्चों को देखा है कि वो पढ़ते भी, उनकी पढ़ाई साल भर हो गई है और अब उन्हें लगता है कि उन्होंने तो पढ़ाई कर ली है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। सबकॉन्शियस में उन्हें चिंता होती है कि पता नहीं इस पेपर में कितने मार्क्स मिलेंगे। वो जो मार्क्स की बात है ना, मार्क्स वाली चिंता है, नंबर की, वो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि प्रतियोगिता का युग है और प्रतियोगिता में सबको शामिल होना है। यहाँ कुछ तो माता पिता ऐसे होते हैं तो बच्चों पर दबाव डालते हैं कि तुम्हें इतने प्रतिशत लाने हैं, तो इसलिए भी तनाव आता है। वहीं कुछ माता पिता बड़ी समझदारी से काम लेते हैं और बच्चों का तनाव कम करने का प्रयास भी करते हैं कि नहीं, तुम मार्क्स की चिंता मत करो, तुम अपना 100% दो और जो होगा देखा जाएगा। और बहुत ज्यादा ये कहने की, पढ़ो पढ़ो कहने की बजाय इनडायरेक्टली उनका ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें और भरपूर नींद लेने का ख्याल रखें और आराम। तो जो परीक्षा के, 2 परीक्षाओं के बीच में जो गैप होता है, एकदम से पीछे नहीं पड़ना चाहिए माता पिता को भी। और हम एक काम करते हैं कि सारे जितने विद्यार्थी हैं, जितने छात्र हैं, बच्चे हैं, उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं विविध भारती परिवार की ओर से कि उनकी परीक्षा एकदम उत्तम हो, अच्छी हो और वो जो उन्होंने अपने लिए मार्क्स तय किया है वो पूरे मिले। लेकिन और एक बात और चाहिए हमें। हाँ, वो क्या है? वो ये है कि अब हम बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे हमारे श्रोताओं के साथ। तो आज है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब घूमने चलेंगे? घूमने नहीं चलेंगे, ये घूमने वाली बात नहीं है, पर्यटन के स्थल की बात नहीं होगी। इससे संबंधित टूरिज्म जो बिजनेस है, तो ये इसको लेके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से इस पर असर आ रहा है, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल चंचल जी। लेकिन पहली शर्त है कि पर्यटन के लिए प्लान तो करेंगे। पर्यटन के लिए जब प्लान बनाएंगे, कहीं जाते हैं जब हम किसी शहर या गांव में, किसी पहाड़ी जगह पर, किसी नदी के किनारे, झील के किनारे, तो जो योजना बनती है, तो जहां जाते हैं, जैसे बुकिंग करते हैं किसी होटल की, किसी रिजॉर्ट की, तो जाहिर सी बात है उनके लिए आर्थिक लाभ होता है ना। तो और बहुत सारे लोग इसी तरह का रोजगार करते हैं और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर यही रोजगार का जरिया है, जो समुद्री तट हैं, जहां पर और कुछ रोजगार नहीं, जहां पे कोई कंपनी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, तो वो ऐसे पर्यटकों के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज के दिन को ध्यान देना और ध्यान से जानना, बढ़ावा देना पर्यटन को। जब आपने पहाड़ों की बात की तो मुझे याद आया कि बहुत सारे खिलाड़ी जो जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ने में रुचि होती है, यानी ट्रैकिंग में रुचि होती है, वो भी जाते हैं। तो आज खेल के दिन से, खेल के क्षेत्र से चुनी हुई हम किसी महिला सखी के बारे में बात करते हैं। तो सखी विशेष में हम बात करेंगे प्रीति पाल की, जो कि एक पैरा एथलीट हैं। और इसके अलावा कुछ हल्की फुल्की बातें हम करेंगे, क्योंकि जूते चप्पल जिन पर हम पैरों का भार, हमारा शरीर का पूरा भार पैर उठाते हैं और पैरों की सुरक्षा का काम करते हैं फुटवेयर यानी जूते और चप्पल, तो उनका सही चुनाव होना बहुत जरूरी है। और एक चीज जूते से याद आई कि शादी ब्याह में जूते चुराई की रस्म होती है तो वो बहुत ही मजेदार होता है। तो अगर ऐसा कोई वाकया है हमारे श्रोताओं के जहन में कि जूता चुराने का कोई खास अनुभव रहा हो, वैसे तो सभी के यहाँ शादी में ये रस्म होती है, तो बता सकते हैं। तो कोई खास अनुभव हो तो हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं अपने विचार और अपनी याद, अपनी कोई खास अनुभव। और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। और जब शादी ब्याह की बात होती है तो खान पान की बात जरूर होती है। और सोमवार का दिन है तो खान पान की बात में आज हम करेंगे भाई पराठे, कितने तरह तरह के पराठे बनाते हैं और हमारे जो
फेसबुक से जुड़े हुए श्रोतागण हैं, उन्होंने तो बहुत सारे कमेंट्स भी लिखने शुरू कर दिए हैं कि किस किस तरह के पराठे बना सकते हैं और कितनी चीजों के पराठे बनाए जाते हैं। और गाने साथ में सुनते रहें। जी, सुनवाते हैं ये गाना। क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने। जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी। चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के। ये दिन क्या लगे फूल हंसने। वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर है गगन सलोना सांवला। जाके वहीं रख दे कहीं मन रंगों में खोल के, सपने ये अनमोल से। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या लगे फूल हंसने। तो चंचल जी, आज हमने कहा अपने श्रोताओं से कि वैश्विक पर्यटन दिवस है, लचीलापन दिवस जिसको हम कहते हैं, जिसका मकसद है कि लोगों के भीतर पर्यटन के प्रति जागरूकता और सजगता उत्पन्न करना, ताकि लोगों का उससे भला हो। पर्यटन उद्योग के लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ती हैं। सतत पर्यटन का उद्देश्य है लाभ को अधिक और लागत को कम से कम करना। बिल्कुल, क्योंकि भूकंप, बाढ़, तूफान, महामारी, आर्थिक मंदी, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी उथल पुथल से पर्यटन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और पर्यटन लचीलापन किसी भी पर्यटन स्थल की ऐसी उथल पुथल वाली जो परिस्थितियों का सामना करने, उससे उबरने और उसके अनुकूल होने की जो क्षमता है, उसके बारे में ये दिवस बताता है हमें। और पर्यटन लचीलापन के महत्व को हम सब तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 17 फरवरी का दिन वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य पर्यटन के लचीलेपन के बारे में अधिक जागरूकता हो सके, यही था। और इस तरह से पहली बार 17 फरवरी 2023 को ये दिन मनाया गया और इस बार हम कह सकते हैं कि तीसरी बार ये दिन मना रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ते रहें, इसी के लिए ये कदम है। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य यही है कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले, जो इस क्षेत्र में ऐसी जगहें आती हैं जिनके सामने बहुत तरह की चुनौतियां होती हैं, और जैसे विकासशील देश हैं, विकासशील जगह हैं जहां पर रोजगार की सुविधाएं नहीं है, तो उन्हें रोजगार मुहैया हो सके। और कई विकासशील देशों के लिए, जिनमें सबसे कम विकसित देश हैं, छोटे द्वीप हैं या फिर छोटे राज्य हैं,
या कम आय वाले देश शामिल हैं, तो उनके लिए ये दिन खास तौर से मनाया जाता है ताकि पर्यटन की ओर लोगों का रुझान बढ़े, और जब लोगों का रुझान बढ़ेगा तो लोगों के लिए आय का जरिया बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि पर्यटन की जो आय है, ये विदेशी मुद्रा की जो आय होती है, ये राजस्व जो देश का होता है उसका भी एक प्रमुख स्रोत होता है। और पर्यटन जो है लोगों को प्रकृति से जोड़ता है, इसीलिए पर्यटन संरक्षण को भी बढ़ावा देने की तरफ ये एक कदम है। और महासागरों, समुद्री संस्थानों के जो उपयोग है उनको बढ़ावा देने, किसी भी जगह की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिले, वहाँ के महिलाओं को, युवाओं को रोजगार मिले, ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। जो छोटे ग्रामीण किसान हैं उनके भी विकास को बढ़ावा मिले, इसीलिए इस दिन की तरफ हमारा ध्यान खींचा जा रहा है। और इसके फायदे बहुत सारे हैं, इसके फायदे को समझना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे किसी भी क्षेत्र की आर्थिक पृष्ठभूमि को मजबूती मिलती है। ये होटल, रेस्तरां, परिवहन और भी तरह तरह के उद्योगों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, और इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। पर्यटन विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, पृष्ठभूमि के लोगों को भी एक साथ लेकर आता है, और यहाँ आने वाले जो पर्यटक होते हैं वहाँ की कहानियाँ, रीति रिवाज, भावनाएं और विचार एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। इससे जो अलग अलग समुदायों के लोग होते हैं उनके बीच एक समझ पैदा होती है, सामंजस्य और विश्वास बनाने में भी इससे बहुत मदद मिलती है। ममता जी, पर्यटन सबसे ये कहा जाता है कि जो उद्योग है बहुत ही समृद्ध नहीं है और कमजोर भी माना जाता है, क्योंकि एक मौसम होता है, एक खास समय होता है जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और एक साथ बहुत फायदा होता है। लेकिन जहाँ पर वो मौसम नहीं होता है, कुछ खास मौसम नहीं होते हैं, तो लोग नहीं आते जाते हैं, तो कोई होटल है, रिजॉर्ट है, तो वहाँ फिर आय की कमी होती है। बिल्कुल, इसी तरह के संकटों से निपटने और उनसे जल्दी उबरने की जो क्षमता है उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचता है ये दिवस। तो एक गाना सुन लिया जाए, फिर इस विषय पर और बात की जाए। Where
चंचल जी, हम बात कर रहे थे पर्यटन को बढ़ावा देने की, तो हमारी एक श्रोता, हमारी सखी शामिल हुई हैं। इन्होंने लिखा है कि हमारी संस्कृति में यात्रा का बड़ा महत्व है। हाँ। यात्रा ही हमें पर्यटन से जोड़ती है। यूं तो हर पर्यटन स्थल ज़हनी मरम्मत का काम करता है, लेकिन कुछ पर्यटन स्थल हमारा प्रस्थान बिंदु भी होते हैं। यात्रा हमें मोह माया और विलासिता से मुक्त करती है और सुखद अनुभूति से भर देती है। पर्यटन स्थल की यात्रा किसी इबारत सी मालूम होती है। पर्यटन स्थल के अलौकिक मंजर के आगे हमारा व्यक्तित्व सजदे में झुक जाता है और सजदे से उठते वक्त तमाम विकार धुल जाते हैं। बहुत सही बात लिखी है हमारी सखी ने। और पर्यटन उद्योग को अधिक लचीला बनाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन उद्योग के जहां एक तरफ बहुत सारे लाभ हैं, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसे कि भाई, जिन जगहों पर पर्यटन ज्यादा होता है वहां भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, प्रदूषण होता है, पर्यावरण को भी थोड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन टिकाऊ पर्यटन का उद्देश्य है लाभ को बढ़ाना और नकारात्मक प्रभावों को कम करना। बिल्कुल, पर्यटन से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। ये हमने बताया ही अपने सखियों और सखाओं को। भारत की संस्कृति और इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, ऐतिहासिक स्मारक, समुद्री तट, बर्फ से ढका हुआ हिमालय है, वर्षावन है, वाटरफॉल है, रेगिस्तान और भी बहुत सारी जगहें हैं। और यहाँ लगभग 40 विश्व धरोहर स्थल भी हैं। ये सभी चीजें भारत को सांस्कृतिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य बनाती हैं। और अब तो ये भी कहा जा सकता है कि भारत दुनिया के सबसे प्रमुख पर्यटन विकास केंद्रों में से एक है। बिल्कुल। और पर्यटन भारत के लिए आर्थिक विकास का इंजन भी हो सकता है, लेकिन पर्यटन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें, यानी भारत को, पर्यटन स्थलों के पुनरुत्थान और विकास यात्रा के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करना होगा। और इसके महत्व को अगर हम समझें तो पर्यटन को लचीला बनाने के लिए न केवल आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ये हमें योगदान देता है, बल्कि निर्धनता को भी कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस को मनाना पर्यटन में सुधार और स्थिरता को बहुत ही सक्षम बनाता है। बिल्कुल। हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पहले एक गीत सुन लेते हैं।
फिल्मकार जिन्होंने साल 2001 में मचा दिया था गदर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। सनी कंधे पे उत्कर्ष और 30 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन, एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे दौड़ के जाना है। एक चॉपर पे कैमरा, 5 कैमरे लगे हुए हैं। अब आप सोचो, वो पहला शॉट है मेरे जीवन का जब वो ट्रेन चली और सनी ने भागना शुरू किया बच्चे को लेके। मैंने एज ए डायरेक्टर आंख बंद कर, और वो मैंने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। अपने तो अपने होते हैं। एक फिल्मकार जिनकी कहानी सुरीली अखियों वाली है, सुरीली अखियों वाले, जाने माने फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। विविध भारती पर आज के मेहमान 19 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं ममता जी। और देखिए ना, एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है आज के विषयों को लेकर। हमारे सुनने वाले ने लिखा है कि पराठे पैक करके जूता चप्पल पहनकर चलो पर्यटन पर। तो जूता चप्पल पहनकर हम तैयार हैं अगले विषय पर बढ़ने के लिए फिलहाल तो। और हम बात कर रहे हैं क्योंकि जूते चप्पल का चुनाव सही होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका उद्देश्य है हमारे पैरों की रक्षा करना, और न सिर्फ रक्षा करना, पैरों को आराम पहुंचाना। बिल्कुल। और हमारे जूते चप्पल पहनने का जो तरीका है, तकनीक है, ये अगर हम सही पहनेंगे तो चोट से बचाने का काम भी ये करते हैं हमारे। बिल्कुल। और अगर सही नहीं है तो फिर गड़बड़ियां भी बहुत होती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल शहरों में शादियां बड़े बड़े रिजॉर्ट और गार्डन में होती हैं, और गार्डन में सभी जगह कोई जरूरी नहीं कि समतल ही होते हैं। ऐसे में मैट बिछे रहते हैं। एक महिला हील का सैंडल पहनकर आई थी, बस थोड़ी सी असावधानी बरती और वो गिर गई। चोट उन्हें नहीं लगी। देखने में पता चला कि उनकी सैंडल की हील वहां की मिट्टी में फंस गई थी और चप्पल टूटने से वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। बेचारी शर्मिंदा हुई। तो जब भी देख ले इस टाइप की जगह है तो आरामदेह जूते ही पहने। आपके जूते पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ऐसी जगहों पर तो कम से कम सैंडल नहीं पहने। बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल जिस अवसर पर आप क्या पहन रहे हैं, आपको कैसा पहनना चाहिए। और जूते का रंग और डिजाइन ये बिल्कुल हमारे पहनावे के हिसाब से भी हम चुन सकते हैं। हल्के रंगों के पहनावे के साथ जूते चप्पल के रंग भी हल्के फुल्के आप पहन सकते हैं। पहनावे में क्या पहना है, जैसे अगर आपने साधारण सलवार कमीज पहनी है, जीन्स टॉप पहनी है, साड़ी, गाउन, मिडी, मिनी ड्रेस वगैरह, तो उससे मैचिंग करते हुए कलर के भी। और क्या पहनना चाहिए आपको, लॉन्ग बूट पहनना चाहिए, जूते चप्पल, जूतियां, सैंडल, बूट, ये इस तरह से चुनाव करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और पैरों की संरचना से हमारा जूता या चप्पल मेल खाता है या फिर बस सुंदर दिखाने के लिए हमने उसे पहन रखा है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस बात की तरफ खास ध्यान दें। जूतों को पैर में ठीक से फिट होना चाहिए, वरना पैरों में दर्द और चलने में परेशानी हो जाती है। असामान्य जूतों से पैरों में अक्सर दर्द और त्वचा के घाव वगैरह भी बन जाते हैं। और आजकल ये भी बन गया है, अगर आपके पैरों में तकलीफ है, घुटने में या एड़ी में दर्द है या अंगूठे में तकलीफ होती है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर्स चप्पल सजेस्ट करते हैं। तो वो खास तरह के जो चप्पल होते हैं उसे खरीदें और वो पहने आप।
आपने जब फिटिंग की बात की तो मुझे याद आया कि हमारे एक श्रोता ने भी बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है कि जूते खरीदते समय पैरों का साइज तो देखें, लेकिन तवज्जो जूते की फिटिंग को भी दें। अगर एक साइज का छोटा या बड़ा जूता आपके पैरों को एकदम कंफर्टेबल लग रहा है तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। दोनों पैरों के साइज को ध्यान से देखें। अगर पैरों में हल्का सा भी बड़ा या छोटा दिखे तो उस साइज का ही आप जूता खरीदें। जूते पहनकर चलकर थोड़ा देख लें। अगर चलते हुए पैर जूतों से बाहर निकल रहे हैं तो जूते की ये फिटिंग सही नहीं है। आपके पैरों के हिसाब से आपकी उंगलियों की लंबाई जितनी ज्यादा या कम है उसके हिसाब से भी आपको जूता चुनना चाहिए और जुराब पहनकर ही जूते ट्राई करने चाहिए, क्योंकि जुराब के साथ जब जूते पहने जाते हैं तो कई बार कंफर्टेबल फील नहीं होता और अजीब सा दिखता है। इसलिए आप इस तरह से भी चुन सकते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये समस्या भी आती है कि किसी के पैर ऐसे होते हैं, जूते की साइज एक छोटी होती है और अगली साइज बड़ी होती है, तो वो जो बीच की साइज कहीं आती नहीं, तो बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे में छोटा साइज लेने की बजाय बड़ा वाला साइज चुने, क्योंकि बड़ा साइज रहेगा तो थोड़ा आप मोजे पहन के उसे बैलेंस कर सकते हैं और एक सोल भी आता है जिसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर छोटा है तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोगों की शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उनका पैर का जो साइज है वो बहुत ही अंतर होता है छोटे और बड़े का, या कई बार एक पैर की ऊंचाई में भी अंतर होता है, तो नीचे एक्स्ट्रा सोल बहुत मोटा लगाना पड़ता है या छोटा और बड़ा जूता। ये ऐसे जूते हो जो कस्टमाइज जूते चप्पल कहलाते हैं। ये आपको खास तौर पर ऑर्डर देने से बनवाने पड़ते हैं। तो अगर अवेलेबल ना हो बाजार में तो ऑर्डर देकर आप जरूर बनवाएं अपनी नाप का जूता। दरअसल जूते स्वास्थ्य और फिटनेस में सहायक होते हैं, फिर भी हम शायद ही कभी अपने पैरों और जूतों पर ध्यान देते हैं। एक खास उम्र तक तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हाँ, जब एक उम्र पहुंच जाती है, जब आपको तकलीफें होने लगती हैं, तब आपका ध्यान जाता है कि हमें ये जूता पहनना है, ये चप्पल पहनना है। जबकि मानव शरीर का पूरा भार उठाते हैं जूते, लेकिन जूतों को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। ऊंची एड़ी के जूते चप्पल से पीठ दर्द, सिर दर्द और टखने में चोट भी आ सकती है, मोच भी आ सकती है। तो जूते जिनमें लचीलापन हो, आरामदायक हो, सॉफ्ट हो और मोच से बचने के लिए दौड़ते समय आरामदायक जूते ही पहनने चाहिए। और अगर आप रोज टहलने जाते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कहते हैं, तो आप खास तरह के स्पोर्ट्स शूज जो आते हैं वो वही खरीदें, वही पहनकर जाएं। बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने वो 2 पट्टी वाली चप्पल पहन ली या कोई भी हाई हील के चप्पल पहन के आप चले गए वॉक के लिए, तो वॉक आपको सेहतमंद बनाने की बजाय आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। और बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा है कि बाकायदा सैंडल पहन के, अच्छे कपड़े पहनकर और टहलने जाती हैं। तो उन्हें और ये कहती पाई जाती हैं कि पता नहीं, हम तो टहलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी हमारे पैरों में तकलीफ रहती है और मेरी सेहत ठीक नहीं होती है। तो एक हमारे ही पड़ोस की एक महिला है, तो हमने कहा कि भाभी जी, आप रोज इतनी ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के जाएंगी तो आपके पैरों में तो दर्द होना स्वाभाविक है, तो सबसे पहले आप जूते खरीदिए और जूते पहनकर जाइए। तो लोगों का कहना होता है कि हमें जूता सूट नहीं करता है। जब आप नया पहली बार जूता पहनेंगे तो आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और बातचीत के साथ गानों की भी आदत पड़ी हुई है। सुनते हैं गीत। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
महावतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता कैसा भी हो, इस पर डिजाइन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखा है। जूते चप्पल का सही चुनाव, ये विषय काफी उपयोगी है। हमें हमेशा ऐसे जूते चप्पल का चुनाव करना चाहिए जो हमें पहनने में बहुत ही सुविधाजनक हो। जूते चप्पल हल्का सा भरा हुआ है, लेकिन उन्हें डिजाइन पसंद है, लेकिन वो हल्की सी बड़ी होने के बाद भी डिजाइन के कारण उसका चुनाव कर रहे थे। लेकिन जूते चप्पलों के मामले में हमें कभी भी डिजाइन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पैर को कौन से जूते या चप्पल सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हमें किस जूते को पहनकर चलने में आराम है और मुझे चलने में दिक्कत है, ये ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग डिजाइन के चक्कर में तकलीफ दे जूते पहन लेते हैं और एक दो बार पहन के वो रखा रह जाता है। और कई बार डिजाइन के चक्कर में, कई बार कीमत के चक्कर में भी हमें लगता है कि अरे ये तो इतना अच्छा है और हमें शायद कम कीमत में मिल रहा है, तो वो कीमत कम के चक्कर में हम उसे ले आते हैं। हमें लगता है कि हमारा तो फायदा हो गया, और वो भी डिस्काउंट के चक्कर में। हाँ, और पता लगा लाने के बाद घर पर तो ले आए, लेकिन हमें वो पहन के बहुत अनकंफर्टेबल है या हमें आराम नहीं दे रहा है, तो वो आपका फायदा नहीं हुआ, बल्कि जितना पैसा आपने डाला वो आपका नुकसान ही हो गया, क्योंकि आप उसे पहन ही नहीं पाए हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप जूते पहन रहे हैं तो उसके हाथ में मोजे जरूर पहनना चाहिए। ये एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि हमारे पाँव जो हैं शरीर के उन अंगों में से हैं जहाँ बहुत सारा पसीना आता है। जब हम जूता पहन लेते हैं तो जूते में अगर हमने पहना है मोजा पहले से, तो पसीने को सुखाने का काम ये करता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं पसीने से, उससे भी या फंगल इन्फेक्शन से भी हम बच सकते हैं, और पैरों की सेहत इससे ठीक रहती है। और कई बार जूते जो रगड़ बना देते हैं हमारे पैरों पर, उससे भी हमारे पैरों का बचाव हो जाता है। या कई बार जो झंझनाहट और फफोले से पड़ जाते हैं पैरों में, उससे भी हम बच सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनसे हम बच सकते हैं, लेकिन मोजे अगर आप सूती पहनेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अभी 3 साल पहले घर में एक शादी थी, मैंने हील की चप्पल खरीद ली। उस चप्पल को सिर्फ बारात के दिन पहनी, उसके बाद से आज तक वैसे ही रखी हुई है। इंतजार में हूँ कि कोई पसंद करे तो उसको दे दूं, पर अभी तक कोई मिला नहीं। भाई, जूते देने के लिए दो बातें होती हैं। कई बार अगर हम कहें कि अगर कहते हैं कि जूते ले लो तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो इसलिए अगर आप कहेंगी किसी से कि जूते ले लो तो जरा सोच समझ के कहिएगा, वरना सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए। हाँ, इस बात से मुझे याद आया कि जूते को लेकर बहुत सारी कहावतें और मुहावरे भी हैं, जैसे जूते रगड़ना यानी कि बहुत मेहनत करना, जूते चाटना, जूते पड़ना, जूते में दाल बांटना, इसका एक का जूता एक का सर, किसी का जूता किसी के पैर में देना, चांदी का जूता देना। और शादी ब्याह की भी तो आपने बात की कि शादी ब्याह में भी रस्में निभाई जाती है जूते को लेकर, जिसे जूता चुराई कहते हैं। तो जूता चुराई से जुड़ी हुई कोई बात आई नहीं, कोई अनुभव साझा नहीं किया हमारे श्रोता ने, लेकिन ज्यादातर श्रोता हमारे यही लिख रहे हैं कि जूता जब भी पहने तो आरामदायक हो और उसमें ये ध्यान रखें कि नुकसान न करे, पैर को तकलीफ ना हो, डिजाइन और फैशन के चक्कर में न जाएं। हमारे श्रोता ने लिखा है, 1 नूर आदमी 1000 नूर कपड़ा, लाख नूर आदमी टाप टीप करोड़ नूर नखरा। पुराने जमाने से मानव जात से जुड़ी फैशन की नई नई चीजें शामिल हैं। इसमें एक फुटवेयर भी है जो हमारे पैरों की रक्षा करता है। वो हमें ऐसा चुनना चाहिए जो पैरों पे बिल्कुल सही बैठता हो। महिलाएं ज्यादातर समय
सैंडल पहना करती हैं और इससे बहुत धीमी गति से चलती हैं और सपाट रास्ते पर चलने में उन्हें दिक्कत भी आ सकती है। हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि जूते चप्पल आरामदायक होने चाहिए। वो समय तो निकल जाता है, वरना जैसे हम फैशन के चक्कर में जब पड़ते हैं, बाद में जैसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तब वो चप्पल तो रखी रह जाती है और पैसे तो बर्बाद हो ही गए। किसी भी पार्टी या समारोह में बाजार में बहुत देर खड़े रहना और चलना पड़ता है, तो जूते आरामदायक ही होने चाहिए। एक और श्रोता ने लिखा है कि जूते चप्पल के साथ में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, न क्वालिटी के साथ बिल्कुल नहीं। कंफर्टेबल जूते चप्पल ही खरीदने चाहिए, क्योंकि पैरों पर सारा भार है और पैरों की रक्षा करते हैं जूते। और अब सुनते हैं गाना। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। अब हम बात करते हैं प्रीत पाल की, जो कि एक पैरा एथलीट हैं। पेरिस पैरालंपिक में 2024 में भारत की इस महिला धावक ने इतिहास रच दिया था। एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इनका संघर्ष भी सचमुच किसी प्रेरणा से कम नहीं है। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेल, जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजित किए गए थे, ये भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक खेल बनकर सामने आया, जहां भारतीय एथलीटों ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल करते हुए रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक हासिल किए थे, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक थे। प्रीति ने 200 मीटर की रेस में, यानी कि 200 मीटर T35, जिसे ट्रैक 35 कहते हैं, इसमें 30.01 सेकंड का समय लेकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और इससे पहले उन्होंने 100 मीटर रेस में 14.21 सेकंड का समय लेते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पैरालंपिक खेलों में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 2
पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। प्रीति के लिए ये उपलब्धि काफी बड़ी है और उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। और इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें कि प्रीति पाल उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। मेरठ में उनका गांव कसेरू बक्सर आता है और वे एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता का नाम अनिल कुमार है, जो दूध की डेयरी चलाते हैं। एथलेटिक्स में करियर बनाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और प्रीति की उम्र जब बहुत छोटी थी तभी ये पता लग गया था कि सेरेब्रल पॉल्सी है उन्हें, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग और शरीर की मांसपेशियों के बीच सही से संवाद नहीं हो पाता है। इसी वजह से इस बीमारी में किसी व्यक्ति किसी भी चीज पर रिएक्ट करने में बहुत समय लेते हैं। तो प्रीति के पिता ने मेरठ में ही उनका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठीक तरह से वो इलाज नहीं हो पा रहा था। इसके बाद फिर वो ऐसा हुआ कि उनका हौसला नहीं टूटा फिर भी, और वो दिल्ली उसको लेके गए अपनी बेटी को। और यहाँ जब वो दिल्ली गए तो कोच गजेंद्र सिंह से प्रीति मिली और यहाँ उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिया उन्होंने। और इसके बाद देखते ही देखते प्रीति ने पैरा खेलों में अपनी एक अलग पहचान बना ली और अब पेरिस पैरालंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया इन्होंने। विश्व चैंपियनशिप से पहले प्रीति ने बेंगलुरु में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में धमाल मचाते हुए गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया था। मई 2024 में उन्होंने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में 30.49 सेकंड का समय लेकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। वे चीन के हांगजो में 2022 एशिया पैरा खेलों में 2 बार बहुत बारीक अंतर से पदक हासिल करने से चूक गई थी और इससे पहले मार्च 2024 में उन्होंने बेंगलोर में घरेलू छठी इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में 2 स्वर्ण जीते थे। और 2024 में उन्होंने पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्यता प्राप्त की और महिलाओं की 100 मीटर T35 वर्ग में कांस्य पदक भी जीता। उन्होंने 14 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया उन्होंने। और जब ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की तो जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी और 2024 में अर्जुन पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। हम उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं ताकि वे युवाओं को खेल संस्कृति मजबूत करने के लिए भारत के लिए और अधिक सम्मान अर्जित कर सकें। अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं। ये बनाएंगे एक आशियां, 2 पंछी 2 तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। मस्ती को और बढ़ाए
तो बात करें अगर पराठे की, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी-कभी आलू उबालने पे बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और उनको स्टफ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप उनको मसल लें, उसमें थोड़े बारीक काटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन, कलौंजी, अमचूर पाउडर, मतलब मसाले अपने हिसाब से डालकर इस तरह से भी नरम आटा गूंदकर इसके पराठे बना सकते हैं। उसका एक तरीका और है, एक तकनीक, उसको थोड़ा सा घी या तेल कढ़ाई में गरम करके उसको भून ले तो वो जो गीलापन है उसका खत्म हो जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आलू के पराठे, प्याज के पराठे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मूली के पराठे, पपीते के पराठे, आजकल तो भरवा मिक्स पराठे भी बनाए जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि भुट्टे, स्वीट कॉर्न के पराठे, भुट्टों के दानों को उबाल लें, दरदरा पीस लें और उसके बाद आलू, पनीर, चीज मिला लें और ये सारा कुछ मिलाकर आटे में गूंथ कर आप पराठे बना लें। हमारे श्रोता ने लिखा कि भारत पर्यंत और विदेशों में भी ये बहुत ही प्रचलित है। दक्षिण भारत में केरल का पराठा प्रसिद्ध है, वहां पर इसको प्रोट्टा कहा जाता है और इसमें अत्यधिक चिकनाई के साथ साथ बहुत सारी परतें होती हैं। पराठे को भारतीय लोग मलेशिया से मॉरिशस तक ले गए, जहां आज इसे फराटा और सिंगापुर में रोटी कनाई या रोटी पराठा कहते हैं। म्यांमार में इसे पलाता कहते हैं। ट्रिनिडाड में, टोबैगो में ये बहुत अधिक पतले और बड़े बड़े होते हैं और बस सब शट कहलाते हैं। चंचल जी, पराठे की अहमियत तब पता चलती है जब आप प्लेन से यात्रा कर रहे हो और आप बाकायदा एल्यूमिनियम फॉइल में आप पराठे को लपेटकर अचार के साथ ले जाते हैं और जब टेक ऑफ के बाद आप पराठे, अपने वाले पराठे निकाल कर खाते हैं, क्योंकि आप बाहर के मतलब रेलवे या प्लेन के खाने को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप आराम से पराठा निकालिए, रोल करके खा लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में सर्दियों के दिन में कोयले के चूल्हे पर गुड़ या चीनी का भरवा वाला पराठा बहुत खाते थे, आज भी कभी कभी घर में बनता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि पराठे कई प्रकार के बनते हैं, एक बार सुनकर मजा आ गया जब मेरी ननद ने बताया कि कुछ स्टफिंग नहीं रेडी थी तो जल्दी थी तो उन्होंने पतिदेव को भुजिया भरकर पराठा बनाकर खिला दिया और वे बड़े खुश हुए। क्या बात है। तो इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी मम्मियाँ इस मामले में बड़ी होशियार होती थी कि भाई किसी बच्चे को टिफिन में कुछ पैक करके देना है, सब्जी नहीं है, तो अजवाइन, थोड़ा सा घी लगा दिया, थोड़े से नमक मिर्च लगा दिए, अगर पिसा हुआ पुदीना है या मेथी का पाउडर है तो वो लगाया और अच्छे से उसमें बहुत सारी परतें डाल के लच्छेदार पराठा बनाकर दे दिया करती थी। और ऐसे पराठे के साथ में आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टमाटर की चटनी हो या हरे धनिए की चटनी हो, ना हो तो सिर्फ अचार का मसाला लगाकर अचार के साथ भी खाए जा सकते हैं। और अगर बच्चों को ये कि सलाद या सब्जियां खिलाने बहाने चाहिए कि कैसे खिलाएं, तो उनको ये बताना चाहिए कि आज हम आपके लिए रंगीन पराठा बना रहे हैं, तो उसमें बाकायदा एक बीटरूट लेकर बॉईल कर लें, हाँ। 1-2 सीटी में कुकर में, और उसके बाद उसे कद्दूकस कर लें, मतलब कद्दूकस से घिस लें और घिसने के बाद उसमें बाकी सब चीज जो हरी मिर्च, लहसुन, अदरक वगैरह डालती है वो पेस्ट बना के आटे में गूंथ लें और वो पराठा बना दें। बच्चों को कहें कि ये देखो रंगीन पराठा, वो बड़े आराम से चाव से खाते हैं और सारी सब्जियों के पोषण भी उनको मिल जाएंगे। और अब गाना सुनते हैं। तस्वीरें मोहब्बत थी जिसमें
चंचल जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या श्रोताओं को गाना सुनवाएं। तो लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।